नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 24 जून 2022। देखेंगे आज के मुख्य समाचार। ब्रिक्स सपोर्ट डायलॉग बिटवीन रशिया यूक्रेन। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का ग्रुप है। शुरुआत में ये केवल 4 देश थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। बट 2011 में साउथ अफ्रीका भी ब्रिक्स से जुड़ा, तब ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देखें तो पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% ये 5 देश कवर करते हैं। एरिया वाइज अगर हम देखें तो वर्ल्ड का 30% कवर करते हैं और पूरे विश्व का ग्लोबल ट्रेड का 18% का शेयर होल्ड करते हैं। इस बार ब्रिक्स की मीटिंग को चाइना होस्ट कर रहा था। वहीं पर चाइना ने अमेरिका के द्वारा रशिया पर लगाए सैंक्शंस का जमकर विरोध किया। उसने कहा कि यूएसए कोल्ड वार मेंटेलिटी से बाहर निकले। देखिए, चाइना और रशिया के बॉन्ड बहुत अच्छे हैं। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब का भी कहना था कि ब्रिक्स को और स्ट्रांग किया जाए। इधर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और अफगानिस्तान इशू को उठाया। अफगानिस्तान और यूक्रेन दोनों के ही सिचुएशन काफ़ी खराब हैं। अभी रिसेंटली ही अफगानिस्तान में जो भूकंप आए हैं उससे कई सारी मृत्यु हुई हैं, प्लस भुखमरी भी है वहाँ पर। पीएम मोदी का मेन फोकस था कि पैंडेमिक के बाद कैसे ग्लोबली इकोनॉमी को रिकवर किया जाए। ब्रिक्स नेशंस को डिफरेंट एरियाज में कोऑपरेट करना होगा, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक में, सैटेलाइट एग्रीमेंट में, या फिर कोविड के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को साउथ अफ्रीका में सेटअप करने में। एक बात समझिए, यूक्रेन और रशिया के बीच तनाव है। रशिया के टर्म्स चाइना से काफ़ी अच्छे हैं और हमारे टर्म्स चाइना से बहुत अच्छे नहीं हैं, या कह लीजिए खराब ही हैं। बट रशिया से हमारा काफ़ी पुराना याराना है। अब ये दोनों कंट्री एक मंच पर साथ में हैं और ये मंच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो इंडिया ने बड़ी चालाकी से न ही रशिया को कंडेम किया, न यूक्रेन पर कोई टिप्पणी की और चाइना का तो कहीं नाम भी नहीं लिया। अपनी बात भी कह दी, भारत की एक अच्छी छवि भी बन गई और रशिया यूक्रेन मामले पर बस इतना बोल दिया कि जो सॉल्यूशन है वो डायलॉग से ही निकल सकता है। इसी को कहते हैं एक्चुअल डिप्लोमेसी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मोदी जी को केवल विदेश मंत्रालय ही संभालना चाहिए। अभी इंडिया अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड कर रहा है वर्ल्ड में। आप देखें तो यूएस का कितना ज़्यादा प्रेशर था रशिया को कंडेम करने के लिए इंडिया पर। मतलब हमारा कंडेम करना एक इंपॉर्टेंट मैसेज देता वर्ल्ड को, ऐसा सभी कंट्री सोच रहे थे। मतलब हमारा इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ा है। इंडिया क्वाड का भी मेंबर है, ब्रिक्स का भी मेंबर है। सभी जानते हैं कि वर्ल्ड में कहीं पर भी कुछ भी फिशिंग है तो 95% चांस है कि अमेरिका का उसमें कोई ना कोई रोल जरूर है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। यूएस अलायंस नाटो ने सैंक्शंस लगा दिए रशिया पर। अब रशिया का परम मित्र है चाइना और हमारे लिए तो चाइना और पाकिस्तान एक शत्रु ही है। इस मोमेंट पर अब हम अगर रशिया को कॉन्डेम कर देंगे तो कल चाइना से अगर इंडिया का युद्ध हुआ तो रशिया तो सपोर्ट नहीं करेगा, प्लस अमेरिका तो खैर कभी सपोर्ट में आएगा ही नहीं, वो सबसे पहले पीछे हट जाएगा। तो इसलिए अभी हम डायलॉग को ही मेन फोकस में रख रहे हैं और यही फिलहाल इंडिया के लिए बेस्ट है। आशा करता हूं ये सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आई हों। तो बस इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। AI can add $500 billion to GDP by 2025, says NASSCOM. NASSCOM क्या है? National Association of Software and Service Companies is an Indian non-governmental trade association and advocacy group. मेनली ये इंडिया के टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर फोकस करता है। मेनली देखें तो IT और BPOs का ट्रेड एसोसिएशन है, आप ये मान के चलिए। इसमें कुल 3000 कंपनीज हैं। परसों यानी 22 जून के न्यूज़ एनालिसिस में मैंने AI को डिटेल में कवर किया है। अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी जाकर उसको देख सकते हैं। नासकॉम की एक रिपोर्ट आई है कि इंडिया में इंडस्ट्रीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट किया जाए और डेटा के यूटिलाइजेशन का सही स्ट्रेटजी बनाया जाए तो ये इंडिया के GDP में 2025 तक $500 बिलियन का एडिशन कर सकेगी। मेन 4 सेक्टर्स हैं जिसमें ये इम्प्लीमेंटेशन किया जाने का बात चल रहा है। पहला कंज्यूमर पैकेज गुड्स, दूसरा हेल्थ केयर, तीसरा बैंकिंग फाइनेंशियल एरियाज और इंश्योरेंस वाला जो पोर्शन होता है, और चौथा इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमेशन। इन चारों सेक्टर्स से 60% का कंट्रीब्यूशन होगा इस कुल $500 बिलियन में। बाकी और भी सेक्टर्स होंगे बट इनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा।
हम देखें तो अभी फिलहाल इंडिया में एआई इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ रेट है 30.8%, जिसके हिसाब से 2023 के अंत तक हम $881 मिलियन तक पहुंच पाएंगे, जो कि फिर भी टोटल वर्ल्ड के एआई के इन्वेस्टमेंट का 2.5% ही होगा, क्योंकि पूरे विश्व में अगर हम देखें तो एआई का इन्वेस्टमेंट है $340 बिलियन। इसमें एक अच्छी बात मालूम यह होती है कि इंडियन इंटरप्राइजेस के पास काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है एआई को अडॉप्ट करने का और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का। अगर इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक $1 ट्रिलियन का जीडीपी का गोल चाह रहा है तो एआई को अडॉप्ट करना कंपल्सन हो जाता है और उसके लायक इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना अति आवश्यक हो जाता है। इंडिया फिलहाल एआई टैलेंट को ट्रेन करने और हायर करने में सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल हब के रूप में काम कर रहा है, बट नीड ये है कि इसे और चैनलाइज किया जाए। एआई के डिमांड तो बढ़ने वाले ही हैं, जो कि आप देख सकते हो सकता है वो ड्रास्टिकली ही बढ़ेंगे, तो सप्लाई और डिमांड में गैप न हो, इसलिए जरूरी है कि एआई रिसोर्सेज की हायरिंग भी उसी मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि एआई डेफिनेटली फ्यूचर है हमारा। इस चीज़ पर हमें अभी से फोकस्ड होना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। द प्रॉब्लम प्लेगोइंग थर्मल पावर जनरेटर्स। कोयला संकट आप सभी से छुपा नहीं है। कोल स्टॉक मैक्सिमम 8 से 10 दिन का एडवांस रह रहा। पहले ये महीने 2 महीने का स्टॉक हुआ करता था। कारण है डिमांड का बढ़ना और सप्लाई का कम हो जाना। जेनकॉम यानी जो पावर जनरेटर कंपनीज हैं, उनके पास कोल का स्टॉक ही नहीं है। अब देखिए, टेम्परेचर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड भी बढ़ता जा रहा है, बट सप्लाई तो लिमिटेड है। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है उसके लिए हम कई सोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं, जैसे थर्मल हो गया, सोलर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, टाइडल है, विंड है, बट इन सभी का एक तो एफिशिएंसी कम है, प्लस जो थर्मल है उसका शेयर सबसे ज़्यादा है। इन सभी में जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसमें थर्मल पावर प्लांट का शेयर सबसे ज़्यादा है। तो कोल का इंपॉर्टेंट और उस पर डिपेंडेंस काफ़ी बढ़ गया है। कोल का हम खुद भी प्रोडक्शन करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। जैसे हम खुद तो प्रोडक्शन करते ही हैं, इंपोर्ट हम करते हैं इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, इवन साउथ अफ्रीका से। अब क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कोल के प्राइस काफ़ी बढ़ गए हैं तो इंपोर्ट करना काफ़ी महंगा पड़ रहा है, और इसी कारण से रिसेंट ईयर्स में इंपोर्ट काफ़ी कम हुए भी हैं। बट इससे हुआ ये कि डिमांड इफेक्ट होने लगा है। पावर कट आप देख रहे होंगे आजकल काफ़ी फ्रीक्वेंट हो चुका है। इसी कारणवश जेनकॉम्स के पास कोल स्टॉक नहीं है तो क्या करें, उनके पास जब कोल स्टॉक रहता है उसी हिसाब से फिर वो पावर जनरेट करती हैं। 2020 तक डोमेस्टिक सोर्सेज 90% कंट्रीब्यूट किया करती थी और 10% इंपोर्ट करते थे, बट 2022 तक ये घटकर 3.8% तक रह गया है, जिससे डोमेस्टिक कोल पर काफ़ी प्रेशर आ गया है। अब इंपोर्टेड कोल जो है उसका प्राइस 5 से 6 गुना है डोमेस्टिक कोल के रिस्पेक्ट में, तो जो कंपनियां हैं वो भी खरीदना नहीं चाहती हैं। बट इस डिमांड सप्लाई गैप को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने जेनकॉम्स को दिशा निर्देश दिया है कि आप अपने रिक्वायरमेंट का 10% इंपोर्ट करेंगे, नहीं तो आपके जो डोमेस्टिक सप्लाईज हैं उसे काट दिए जाएंगे। अब इस सारे प्रकरण से होगा ये कि भविष्य में जो डिस्कॉम्स हैं यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो इन सभी को जोड़कर टैरिफ में ऐड करेंगी, तो डेफिनेटली प्रति यूनिट दर बढ़ जाएगा। अब रेट बढ़ाना डिस्कॉम का भी मजबूरी है, क्योंकि जितना उनका खर्च होता है डिस्ट्रीब्यूशन में उससे कहीं ज़्यादा कम एज अ टैरिफ वो कलेक्ट कर पाते हैं। तमिलनाडु, JNK, राजस्थान हो गया, इन तीनों राज्यों में ये गैप सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। अगर आप डेटा देखें तो एक तो टैरिफ से पैसे कमाएं और प्लस जो अनुदान सरकार देती है वो उसको रिलीज़ करने में वो काफ़ी टाइम लगा देती है। गवर्नमेंट के तरफ से रिलीज़ किया हुआ पैसा जितना लेट से डिस्कॉम के पास जाएगा उतना ही लेट से वो जेनकॉम के पास जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसी कारण से जेनकॉम हमेशा आर्थिक संकट से जूझ रहा होता है, और इस पर गवर्नमेंट ने भी फिक्स कर दिया है कि आपको 10% इंपोर्ट करना है। तो ये काफ़ी थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है यहाँ पर, तो इन पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। मिलेंगे कल नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।